नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। शंकराचार्य के मुद्दे पर विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है और अब अयोध्या में तैनात जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। प्रशांत कुमार ने अपने इस्तीफा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजा है। राज्यपाल को भेजे अपने 2 पन्ने के इस्तीफे में प्रशांत कुमार ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि शंकराचार्य ने सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश का नमक खाता हूं और जिस प्रदेश से मुझे सैलरी मिलती है मैं उसका पक्षधार हूं। प्रशांत कुमार सिंह ने कहा है कि सीएम योगी लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। उनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछले 3 दिन से मैं आहत था और मेरा इस्तीफा जब मंजूर हो जाएगा तो मैं अपने संसाधनों से सामाजिक कार्य में लग जाऊंगा। अपने पद से इस्तीफा देने वाले जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने अपनी पत्नी को फोन किया। बात करते हुए फोन पर वो भावुक भी हो गए। प्रशांत कुमार का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि शंकराचार्य का जो विवाद है अब वो लगातार गहराता जा रहा है। ऐसे में प्रशांत सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शंकराचार्य विवाद में सीएम योगी का सपोर्ट किया है और जिसके बाद से सिंह हूँ, डिप्टी कमिश्नर हूँ अयोध्या में, और अयोध्या राम की धरती से सरकार के समर्थन में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूं। क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था। प्रयाग की पवित्र धरती से जिस तरह का अनर्गल प्रलाप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ किया जा रहा था, जिस तरह से गलत गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मुझे बहुत ही पीड़ा होती थी। मैं पिछले 2 रातों से सो नहीं पा रहा था। अंत में मैंने निर्णय लिया कि नहीं, जिस प्रदेश ने मुझे 10 साल से पाला पोसा है, मुझे वेतन दिया, मेरे परिवार का लालन पालन हुआ, तो मेरा एक काम इतना नहीं है कि बस मेरे प्रदेश के मुखिया की, मेरे प्रदेश का, मेरे राष्ट्र का मान सम्मान गिरता रहे और मैं वेतन लेता रहूं और परिवार को पालता रहूं। इस दबाव से मैं मुक्त होकर के और खुले मन से मैंने अपने नमक का कर्ज अदा किया है। मैंने आज ये तय कर लिया है कि हमको सरकार ने वेतन दिया और मैं अपने नमक का एक एक कतरा इस सरकार को कर्ज अदा करूंगा। और यदि मेरे मुख्यमंत्री के खिलाफ, मेरे प्रधानमंत्री के खिलाफ, मेरे राष्ट्रपति के खिलाफ बोला जाएगा तो मैं संवैधानिक दायरे में रहते हुए और क्या कर सकता हूं? एक कर्मचारी, एक अधिकारी और क्या कर सकता है इस्तीफा के अलावा? ताकि कम से कम लोग इसको सुनेंगे, इसको समझेंगे, जानेंगे कि हमारे जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो संगम की धरती से आदरणीय शंकराचार्य जी ने, आपने कल बयान देखा होगा, कहा कि आइए सरकार से बड़ा पद मैं दे दूंगा। तो इस तरह का बयान देने का क्या आशय है? इस तरह के बयान देने का आशय यही है कि आप इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, इस राष्ट्र को विखंडित करना चाहते हैं। सिंह हूं। बता दें कि शंकराचार्य का विवाद जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। ऐसे में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आरपी सिंह अयोध्या से जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि अब ये विवाद जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है रघवेंद्र जी? जी, आपको बताते हैं रामनगरी अयोध्या में कहीं ना कहीं जो शंकराचार्य का विवाद बयान रहा, उससे कहीं ना कहीं जो प्रशांत कुमार यहाँ के जो डिप्टी वो थे, कमिश्नर थे, वो वाणिज्य विभाग के, उन्होंने इस्तीफा दिया है और उनको बहुत आघात लगा है। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि कहीं ना कहीं जो मोदी योगी पे जो उन्होंने टिप्पणी की थी वो कहीं ना कहीं उनको ज्यादा घाटा लगा है। उन्होंने अपना जो है इस्तीफा राज्यपाल महोदय को सौंप दिया है और वो ये कह रहे हैं कि हम कोई भी कार्य करेंगे लेकिन हम अब इनके प्रति हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, लगातार यूपी में इस्तीफे का दौर जारी है। ऐसे में पिछले दिनों की बात करूं तो अलंकार अग्निहोत्री उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब इनका इस्तीफा है। तो क्या कुछ लग रहा है कि आने वाले समय में और इस्तीफा हो सकता है इसमें? जी, आपको बताते चले कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री पे सवाल उठता है तो लोगों का कहीं ना कहीं तकलीफें हो रही हैं। इसी वजह से ये इस्तीफा दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अयोध्या हो या कहीं से ये दुखद है। वो जगत गुरु है, उनको इस तरह फिर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ऐसा बात नहीं करना चाहिए। लोगों का ये कहना है कि ये गलत संदेश जो है पूरी अयोध्या में और कहीं सनातन धर्म पे ये टिप्पणी गलत हो रही है, धर्म का भी क्षय हो रहा है। तो उसको लेकर के लोगों में आघात पहुंच रहा है और जितने चाहे आला अधिकारी हो या फिर आम जनता हो वो भी रुष्ट है। तो ये कहीं ना कहीं आघात पहुंच रहा है। जी
ऐसे में राघवेंद्र जी, कहा जा रहा है कि जब जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल किया और फोन पर वो बेहद ही भावुक हो गए। हाँ जी, आपको पता चले वो इतने भावुक होकर रोने लगे, तो कहीं ना कहीं अंदर की जो आवाज है आदमी पे इतने भावुक हो गए। उन्होंने कहा हम कोई काम कर लेंगे, लेकिन हम जिसका खाते हैं उसका विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमें सरकार देती है, हम उनका विरोध नहीं, हमें बर्दाश्त नहीं, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी। बता दें कि जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में शंकराचार्य का जो विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है और इसी दौरान प्रशांत ने अपनी वाइफ से बात करते हुए कहा कि वो फोन पर भावुक हुए और प्रशांत कुमार का इस्तीफा है फिलहाल अभी मंजूर नहीं हुआ है और आने वाले समय में देखना होगा कि क्या प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा स्वीकार होता है या नहीं। तो वहीं देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट और स्वर्णम जाति के लोगों का यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। नई दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोगों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड भी लगाए गए हैं। यूपी के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों का युवाओं और विभिन्न संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है। रायबरेली में बीजेपी किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षक दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने स्वर्णम सांसदों को चूड़ियां भेजी है। यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया। यूजीसी के नए नियमों को लेकर कुमार विश्वास ने तंज कसा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, साथ ही कानून का कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा है कि मैं एक बात बहुत विनम्रता से और आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी के साथ उत्पीड़न या फिर भेदभाव नहीं होगा, कोई कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर चाहे वो यूजीसी हो या फिर राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। जो कुछ होगा संविधान के दायरे में होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है भारत की, कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्र। तुम्हारे संसद के बजट सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें दोनों सदनों के विधायी कार्यों और विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सर्वदलीय फ्लोर लीडर्स की बैठक राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। हमने सबके सुझाव को नोट किया है और ये बजट सत्र और साल का पहला सत्र है जो कि कल शुरू होगा। कल राष्ट्रपति का अभिभाषण और परसों आर्थिक सर्वे पेश होगा और बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। किरण रिजिजू ने कहा है कि हमने सभी दलों से चर्चा की, हिस्सा लेने और संसद को सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया है। जिनको अपनी बात रखनी है वो राष्ट्रपति के सामने प्रस्ताव पर चर्चा में अपनी बात संसद में रख सकता है। उन्होंने कहा कि आज से 49 दलों से 51 नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया है। ऐसे में हम सबसे अपील करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सांसदीय प्रजातंत्र हमें बनाए रखना और जिस मकसद से जनता ने हमको चुनकर यहाँ पर भेजा है। उन्होंने कहा है कि नियमों के मुताबिक चर्चा हो, आपके बोलने की आज़ादी है पर दूसरों को भी अपनी बातें सदन में रखने का हक है। फ्लोर लीडर्स ने कई सजेशंस दिए हैं, हमने सब नोट किया है। हमारा तरफ से एक अपील किया गया है कि ये बजट सेशन है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो शुरुआत 28 तारीख यानी कि कल आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण से शुरू होगी। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कल 11 बजे तय किया गया है और 29 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और 1 तारीख जो तय किया गया है
नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने के बाद 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा और ये बजट सेशन का पहला पार्ट राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उस पर चर्चा होगी। फिर उसके बाद बजट पे दोनों सदन में चर्चा होगा। हम लोगों ने सारा मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया है कि सब पार्टी सहयोग करें और हमारे संसद को सुचारू रूप से चलाने में सब योगदान करें। अलग अलग इश्यूज पे मत आया है। हमने कहा है कि पार्लियामेंट में हर विषय पे चर्चा अलग अलग नियम के मुताबिक होते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उसमें बहुत सारे मुद्दे मेंबर्स रख सकते हैं। तो वहीं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। भारत और यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने 16वें भारत EU समिट के दौरान इसका ऐलान किया है और इस समझौते को 2027 में लागू किए जाने की संभावना है। और इस डील के बाद से भारत में यूरोपीय कारें जैसे कि BMW, मर्सिडीज पर लगने वाले टैक्स को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। और इसके अलावा भारत में यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स कम हो सकता है। यूरोपीय देश की शराब पर अभी 150% टैरिफ लगता है और इसे घटाकर अब 20 से 30% किया जाएगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि EU दूसरी सबसे बड़ी है। दोनों मिलाकर अगर बात की जाए तो वैश्विक GDP का करीब 25% और दुनिया का कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा रखता है। PM मोदी ने कहा है कि भारत ने अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन को नई मजबूती देगा। उनके मुताबिक ये डील दोनों पक्षों के बीच भरोसा और साझेदारी का नया अध्याय खोलेगी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने इस बात को जमकर तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें दिखाया और EU पर प्रमुख ने कहा है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूरोप दोनों के लिए फायदे का सौदा है और इससे व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। Excellencies, President Antonio Costa और प्रेसिडेंट उर्सुला फॉन डेर लायन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। अपने दो करीबी मित्रों प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट फॉन डेर लायन का इस अभूतपूर्व भारत यात्रा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोस्टा जी अपनी सरल जीवन शैली और समाज के प्रति प्रेम के आधार पर लिस्बन के गांधी के नाम से जाने जाते हैं और उर्सुला जी जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री नहीं, यूरोपियन यूनियन कमीशन की भी पहली महिला प्रेसिडेंट बनकर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एक्सेलेंसीज, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इंडिया एनर्जी वीक 2026 के चौथे एडिशनल का उद्घाटन किया। PM मोदी ने अपने वर्चुअली मैसेज के जरिए कहा कि एनर्जी सेक्टर के लिए भारत मौकों की जमीन, क्योंकि इससे मांगे तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्ट जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसके अलावा भारत दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए बेहतरीन मौका देता है। PM मोदी ने कहा है कि एनर्जी वीक के नए एडिशन में गोवा में दुनिया के सबसे
करीब 125 देशों के प्रतिनिधि जुटे हुए हैं और आप एक एनर्जी सुरक्षा और टिकाऊ भविष्य पर चर्चा करके भारत आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इंडिया एनर्जी वीक बहुत कम समय में संवाद और कार्य का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभर रहा है और आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बड़े अवसरों की धरती है और भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की डिमांड को पूर्ति करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराता है और आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के टॉप 5 निर्यातों में से एक हैं। दुनिया के 150 से भी ज़्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है। भारत की ये क्षमताएं आपके बहुत काम आने वाली है। इसीलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का उपयुक्त स्थान है। अन्य मंत्रीगण, एम्बेसडर्स, सीईओज, सम्मानित अतिथिगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, एनर्जी वीक के इस नए एडिशन में गोवा में दुनिया के करीब 125 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। आप एक एनर्जी सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर पर चर्चा करने भारत आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में डायलॉग और एक्शन का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है और भारत की ये क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का बहुत ही उत्तम स्थान है। मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। अन्य मंत्रीगण, तो वहीं देश भर के छात्रों के लिए एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम चर्चाओं में है और इस कार्यक्रम से जुड़ा एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसे इस बार के इवेंट का ट्रेलर बताया जा रहा है। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो छात्रों के साथ खुले मन से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माहौल काफी हल्का फुल्का है और दोस्ताना नजर आ रहा है, जहां हंसी मजाक के साथ पढ़ाई और परीक्षा से जुड़े जरूरी मुद्दों पर बात की गई है। ये वीडियो माई गवर्नमेंट के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है। वीडियो के आखिर में बताया गया है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों से सीधा संवाद करेंगे और इस झलक ने छात्रों और अभिभावकों के उत्साह को और बढ़ा दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र बिना झिझके पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। कोई भी आत्मविश्वास को लेकर सवाल करता है तो कोई परीक्षा के डर को अपनी परेशानी बताता है। पीएम मोदी भी पूरे ध्यान से छात्रों की बातें सुनते हैं और अपने आसान शब्दों में जवाब देते हैं। कई मौकों पर हंसी के पल भी देखने को मिलते हैं, जिससे माहौल और हल्का हो जाता है। प्रधानमंत्री ने छात्रों को ये एहसास दिलाया है कि परीक्षा कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये खुद को परखने का एक मौका है। उन्होंने कहा कि हम छात्र में कोई ना कोई खास बात जरूर होती है, जरूरत सिर्फ उसे पहचानने की है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य सचिवालय नब्बा में मुलाकात की और ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब चुनावी राज्य जो है बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी माहौल जो है वो पूरी तरह से गरमाया हुआ है। अखिलेश यादव अपनी पत्नी और लोकसभा सांसद डिंपल यादव के साथ पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं और एक वरिष्ठ अधिकारी के मुलाकात
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बता दें कि ये शिष्टाचार भेंट थी और दोनों नेताओं के बीच मुख्यमंत्री कक्ष में चर्चा हुई है और इस मुलाकात के बाद से दोनों नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर कोई बीजेपी को टक्कर दे रहा है तो वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर लाए हैं वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए, वो हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ममता दीदी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अभी तक पेन ड्राइव खोने का दर्द नहीं भूल पाई है। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रही है और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। जितना तकलीफ परेशानी ये चुनाव को लेकर के दे सकते थे और एसआईआर सच्चाई जो एसआईआर की ये है, बिहार के लिए एसआईआर आया कि नहीं आया वो अलग बात थी, लेकिन एसआईआर जो लेकर के आए हैं ये लोग, ये लाए हैं आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के लिए और जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है वोट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बना करके वोट डालने आए। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बहाने एनआरसी कर करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहां पर काट दें, जबकि उनकी जिम्मेदारी है वोट बढ़ाना, उनकी मदद करना, वोटर्स की मदद करना। आपने देखा होगा जब कभी चुनाव होता है इलेक्शन कमीशन कैंपेन रन करता है इस बात के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, लोग ज्यादा से ज्यादा निकले, नई उम्र के लोग वोट बनवाएं। लेकिन ये एसआईआर के बहाने हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री दीदी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। शायद देश में एसआईआर के बहाने किसी को नहीं परेशान किया हुआ, लेकिन हमें भरोसा है बंगाल की जनता पर। यहाँ की जनता अपनी दीदी के प्रति जो प्यार लगाव है वो पुनः यहाँ से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई जो वो है वो हारने की लड़ाई है उनकी, वो सोचते हैं कि इज्जत से हार जाएं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने देश में एसिड अटैक की घटनाओं को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विस्तृत जानकारी मांगी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकारें साल दर साल एसिड अटैक की घटनाओं का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जानकारी मांगी है कि कुल कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है और कितने मामलों का ट्रायल कोर्ट में निपटारा हो चुका है और कितने मामले अभी लंबित हैं। इसके अलावा अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये भी विवरण भी देने को कहा है कि एसिड अटैक से जुड़े मामलों में अपील कितनी बार दायर की गई है, जिसमें हाईकोर्ट सहित अन्य अपीलकर्ताओं को है अदालत शामिल हो। अदालत में एसिड अटैक पीड़ित से जुड़ी जानकारी भी तलब की गई है और इसमें पीड़ित की शैक्षणिक योग्यता, विवाहित स्थिति, चिकित्सक उपचार और मुआवजा और पुनर्वास से संबंधित विवरण शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों की जानकारी भी मांगी है जिसमें पीड़ित को जबरन एसिड पिलाया गया है। अदालत का कहना है कि इन आंकड़ों के आधार पर एसिड अटैक से जुड़े मामलों में प्रभावित कदम उठाने और पीड़ित को बेहतर न्याय और सहायता देने में मदद मिलेगी। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और सुबह से बादल छाए रहने के बाद से दोपहर होते होते कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में ओले भी पड़ रहे हैं। बारिश के साथ तेज हवाएं, बिजली और गरज चमक ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही मौसम खराब है। दिल्ली नोएडा में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में दिल्ली और गुरुग्राम के कई इलाकों में मध्य से भारी बारिश हो रही है। फरीदाबाद के कुछ हिस्सों में भी सुबह के समय बारिश देखने को मिल सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने बताया है कि उत्तर पश्चिम और दिल्ली पश्चिमी, दक्षिण और दिल्ली बाहरी उत्तर और साथ ही मध्य दिल्ली में कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारी आंकड़ों के अनुसार सुबह से ही दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे के बीच यानी कि 3 घंटों के दौरान पालम में 3.4 मिलीमीटर बारिश हुई है और आंकड़ों को पता चलते ही जनकपुरी में 1.5 मिलीमीटर,
मयूर विहार की अगर बात करें तो यहाँ पर 1.0 मिलीमीटर बारिश हुई है। ऐसे में मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी दिल्ली और शाहदरा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तर और दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DD24 भारत। नमस्कार।